अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और जी हाँ, हमेशा की तरह से आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर और हम आगे बढ़ते हैं न्यूज़ की तरफ। लेकिन उससे पहले न्यूज़ से पहले मैं थोड़ा-सा आप लोगों को अपनी एक दुःख भरी कहानी सुनाना चाहती हूँ। जी हाँ, आप लोग जानते हैं कि जी ईद का दिन था, 2 दिन हुए मतलब ईद थी और अभी भी ईद का ही वीक चल रहा है। तो मैंने सेकंड डे ईद के सोचा कि चलो ऐसा करते हैं कि आज कोई काम-वाम नहीं करते, यानी आज ना कोई वीडियो बनाते हैं, ना किसी के चैनल पे जाते हैं, ना किसी को चैनल पे बुलाते हैं, बल्कि बैठकर आराम से कोई फ़िल्म-विल्म देखते हैं। तो जी पहले तो मैंने फ़िल्म देखनी शुरू की और मैंने सुना जब ढूँढा तो मुझे नेटफ्लिक्स पे मिली ये यानी कि मूवी जो है जिसका नाम है क्या कहते हैं उसको समझिए कि ये फ़िल्म दिखी मुझे रेस 3। अब रेस 1 मैंने देखी थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। उसमें तो आप जानते ही हैं कि सैफ अली खान थे, उसमें अक्षय खन्ना, बिपाशा बासु, कतरीना कैफ, उसके सॉन्ग्स वगैरह भी अच्छे थे, फ़िल्म भी बहुत अच्छी थी। तो मुझे लगा कि रेस 3 भी और रेस 2 भी देखी थी वैसे मैंने, उसमें दीपिका थी और कई दूसरे लोग थे, लेकिन बहरहाल मैंने कहा कि चलो रेस 3 देखते हैं, यकीनन कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग होगी उसमें, यानी उसमें भी अनिल कपूर थे और इसमें भी अनिल कपूर। तो हमने जी फ़िल्म देखने का फैसला किया और जब हमने ये फ़िल्म लगाई तो इतनी बकवास फ़िल्म शायद ही लाइफ़ में मैंने कोई देखी होगी। सबके सब ओवर एक्टिंग कर रहे थे। ख़ैर सलमान खान तो अक्सर ही ओवर एक्टिंग किया करते हैं, मगर ये कि बॉबी देओल और अनिल कपूर जो हैं वो तक ओवर एक्टिंग का शिकार इसमें मुझे लगे। यानी कि अनिल कपूर भी जो अपने डायलॉग डिलीवरी थी और जो उनके जो कुछ वो एक्टिंग कर रहे थे वो बिल्कुल ओवर एक्टिंग ही लग रही थी और बॉबी देओल जो हैं उनका भी तकरीबन वही हाल था। बहरहाल हाँ, फ़िल्म जो थी वो मैंने 2 दिन में कंप्लीट की, इसलिए कि मेरे से देखी नहीं जा रही थी, इतनी बकवास फ़िल्म थी, लेकिन मैंने कहा चलो अब हो सकता है आगे ठीक हो जाए। किसी ने मुझे कहा भी कि अगर आपको शुरू में ही लग रहा था कि फ़िल्म अच्छी नहीं है, तो आखिर आप पिक्चर देख क्यों रही थी? तो मैंने कहा भई मैंने सोचा हो सकता है आगे कुछ बेहतर हो जाए, हो सकता है आगे कुछ ठीक हो जाए, हो सकता है उससे आगे कुछ ठीक हो जाए और ऐसे करते-करते 2 दिन में किसी तरीके से मैंने ये टॉर्चर जो था वो बर्दाश्त किया घर में और ये फ़िल्म जो थी वो मैंने कंप्लीट कर ली। लेकिन ये और बात है कि बहुत ही अजीब, मतलब कहीं से भी सलमान खान और सब लोग उड़ते चले जा रहे हैं हवा में और कभी ऐसी-ऐसी लातें चल रही हैं, चारों तरफ से गोलियाँ चल रही हैं, इन्हीं को नहीं लग रही। तो मतलब इतना गंदा निशाना जो था वो दिखाया गया लोगों को और इतना अजीब-ओ-गरीब जिसे कहते हैं ना कि फ़िल्म जो थी वो चल रही थी, लेकिन बहरहाल क्या किया जा सकता है, लेकिन ख़ैर हमने वो फ़िल्म बर्दाश्त की, किसी तरीके से देखी और ख़त्म की। तो इस बीच में हमारी जो है वो हमारे दोस्त जो हैं डॉक्टर अभिषेक मिश्रा, आप जानते ही होंगे डॉक्टर साहब को, अक्सर हम लोग जो हैं वो डिफरेंट चैनल्स पे बैठकर उनका भाषण सुना करते हैं। अपने चैनल पे भी वो हमारे आते हैं और बड़े अच्छे इंसान हैं, बहुत काबिल हैं, बहुत ही काबिल हैं। लेकिन फ़िल्मों के मामले में मुझे लगता है कि उनकी नॉलेज जो है ना वो मुझे तो कोई ख़ास इम्प्रेस नहीं करी, वो नहीं कर पाए। बहरहाल डॉक्टर साहब को मैंने फ़ोन किया, बल्कि डॉक्टर साहब ने इनफैक्ट मुझे अपने चैनल के लिए कहा था, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं अभी फ़िल्म देख रही हूँ और उसका नाम है जी रेस 3, बहुत ही बकवास फ़िल्म है, कोई और आपको अच्छी फ़िल्म अगर हो तो बताइएगा। तो डॉक्टर साहब ने फिर मुझे एक फ़िल्म बताई दिल लगी। अब उसमें जब आप पुरानी यानी कोई हेमा मालिनी और धर्मेंद्र जी की थी और जब वो फ़िल्म हमने लगाई तो आप यकीन करें कि वो जो मेंटल टॉर्चर हमें हुआ था रेस 3 से, वो डबल हो गया। यानी दोनों हीरो-हीरोइन जो थे बड़े-बड़े ग्लासेस लगा के घूम रहे थे। एक जो थे वो लिटरेचर पढ़ा रहे थे, दूसरी जो थी वो साइंस पढ़ा रही थी और इसी तरीके से हमने किसी तरीके से वो फ़िल्म जो थी वैसे मैंने उसको हार्डली 30-35 मिनट देखा और उसके बाद मैंने यही सोचा कि पता नहीं डॉक्टर अभिषेक ने कौन से जन्म का बदला लिया है। वैसे भी हम लोग पाकिस्तानी, आपको पता है कि भारत के लोग जो है या भारतीय जो हैं, उनको जब मौका लगता है वो हमें किसी न किसी तरीके से ना अच्छा खासा सुना भी देते हैं और कहीं न कहीं बदला भी निकाल लेते हैं। वो जो 4 जंगें हमने लड़ी हैं और क्या कुछ हुआ उसका। मुझे लगा कुछ ऐसी ही फीलिंग जो है वो डॉक्टर साहब की भी थी और इसी वजह से डॉक्टर साहब ने जो है वो मुझे इस फ़िल्म का बताया। मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी बकवास फ़िल्म, मतलब हो सकता है बहुत से लोगों को फ़िल्म पसंद भी हो सकता है, अभी नीचे लोग शुरू हो जाएँगे, अरे क्या क्लास की फ़िल्म बताई थी डॉक्टर साहब ने। लेकिन बहरहाल उसके ऊपर मैंने डॉक्टर साहब की अच्छी खासी क्लास ली है और मैं उनके स्टूडेंट्स का सोच रही हूँ कि टीचर की इतनी बोरिंग किस्म की मूवीज़ का अगर टेस्ट हो तो यकीनन बच्चे भी यकीनन बोर हो जाते होंगे क्लास में, तो मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब को अपना टेस्ट थोड़ा बेहतर करना पड़ेगा और मूवीज़ के लिहाज़ से, ताकि बच्चों को भी जब वो कुछ पढ़ाते सिखाते हैं तो बहुत बोरियत ना हो, लोगों को बहुत ज़्यादा बोरिंग ना लगे स्टूडेंट्स को कि यार ये क्या बोल रहे हैं। लेकिन ख़ैर डॉक्टर साहब
ये मैं आपको बता रही हूँ कि आपने मुझसे पता नहीं कौन से जन्म का बदला लिया है कि आपने मुझे वो फ़िल्म बताई। पहले ही मैं तंग आई हुई थी ये रेस 3 से, ऊपर से आपने मुझे ये जो मूवी आपने बताई, वो तो उससे भी ज़्यादा बोरिंग थी। तो बहरहाल ये चीज़ मैं हमेशा याद रखूँगी। और मोदी जी से मैं कहूँगी कि जी डॉक्टर साहब गोवा में रहते हैं, तो जिस घर में ये रहते हैं उस घर को सील किया जाए और डॉक्टर साहब के ऊपर 2 करोड़ का फाइन लगाया जाए, इसलिए कि उन्होंने वहाँ भारत में बैठे-बैठे पाकिस्तान की एक जर्नलिस्ट को इंतहाई बोरिंग और बकवास फिल्म देखने में मजबूर किया। और इसकी वजह से मेरे कुछ ना करके भी काफी टाइम जो है मेरा वेस्ट हुआ है। तो इसलिए 2 करोड़ का फाइन जो है वो डॉक्टर साहब पे लगाया जाए और वो 2 करोड़ मुझे भेज दिए जाएं, तो मैं उससे शॉपिंग कर लूंगी, समझा करें। खैर बहरहाल यहाँ से हम बढ़ते हैं आगे और हम चलते हैं अपनी न्यूज की तरफ। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि न्यूज चैनल है, लेकिन हम कभी कभी बक बक भी कर लेते हैं, बल्कि अक्सर ही कर लेते हैं। तो जी आसिफ अली जरदारी साहब जो कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं, जी हाँ, उनके बारे में बताया जा रहा है उनको कोविड हो गया है। उनकी हालत जो है वो बताई जा रही है कि काफी ठीक नहीं है और उनकी तबीयत जो है बहुत ज्यादा खराब है। अब देखते हैं कि जी वो कब जो है ठीक होते हैं। बहरहाल वो अभी कराची के हॉस्पिटल में है और कहा ये गया है उन्हें तमाम लोगों से अलग रखा गया है। और जाहिर है जब कोविड हो जाता है तो उसके बाद किसी से मिलना जुलना जो है वो बंद हो जाता है। तो यही चीज जो है आसिफ अली जरदारी साहब के साथ भी हुई है और उनको जो है वो तमाम लोगों से अलग रख दिया गया है और वो किसी से मिलने मिलने के लिए तैयार नहीं है, या डॉक्टर्स ने भी मना कर दिया। लेकिन खैर हम दुआ करते हैं कि जल्दी उनकी तबीयत ठीक हो जाए और हम दोबारा से उनको उसी तरीके से जैसे वो अपने ड्यूटी जो उनकी है एज अ प्रेसिडेंट वो करते हुए देखें। लेकिन बहरहाल इसका मतलब ये कि कोविड जो है वो एक बार फिर जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान और कई जगह पर जो है आना शुरू हो गया है। तो लोग जो है थोड़ी एहतियात करें, मास्क वगैरह लगाएं और जो एहतियात उस वक्त की जाती थी कोविड के जमाने में वो दोबारा से करना शुरू कर दें। जी बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की। जी हाँ, जो कि भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी बात करेंगे। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो है वो बांग्लादेश की गवर्नमेंट, यानी कि इस वक्त जो गवर्नमेंट वहां पे मौजूद है मोहम्मद यूनुस साहब की, उनको जी ईद के गिफ्ट्स भेजे हैं। जी हाँ, मोदी जी ने गिफ्ट्स भेजे हैं और यकीनन एक तरह से उन्होंने जो है कह लीजिए कि दोबारा से दोस्ती या कह लीजिए कि हेलो हाय का रास्ता खोला है मोदी जी ने बांग्लादेश के साथ। और कहा यही जा रहा है कि जी बांग्लादेश की गवर्नमेंट को जो है ईद के गिफ्ट्स भिजवाए गए। और ये देखते हुए यकीनन दोनों कंट्रीज के बीच में जो बहुत दिनों से एक कोल्ड वॉर की सी हालत थी, जब से कि शेख हसीना की गवर्नमेंट गई है उसके बाद जी ईद के मौके पर यकीनन ये कोशिश की गई है भारत की तरफ से कि अब जो है वो बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है उसके साथ थोड़े हालात या थोड़े मेल मिलाप करके और चीजों को कुछ ठीक किया जा सके। लेकिन बहरहाल मोदी जी ये बात तो बहुत अच्छी की आपने कि आपने जो है वो बांग्लादेश के लोगों को या बांग्लादेश की गवर्नमेंट को जो है गिफ्ट्स भिजवा दिए। लेकिन हमारे में कौन से कांटे लगे हुए हैं, मतलब इधर ही पाकिस्तान भी है और ईद तो हम भी मना रहे थे और हम लोग भी जो हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं, हमें भी आप ईद के गिफ्ट्स भिजवा सकते थे या ईद पे हमें मुबारकबाद और मिठाई तो भेज ही सकते थे। कुछ टोकरा शोकरा मिठाई का आ जाता तो अच्छा रहता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आगे जाकर मोदी जी जो हैं वो कुछ ना कुछ पाकिस्तान के लिए भी सोचेंगे और पाकिस्तान के लिए भी एक मौका है कि मोदी जी जो है वहां से ईद मुबारक कह दें और उसके साथ ही साथ हम भी यहाँ से फौरन ही ट्रेड की बात शुरू कर दें। जैसे कि कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने अगर आगे बढ़ना है, पाकिस्तान ने अगर प्रोग्रेस करनी है, पाकिस्तान ने अगर अपनी इकोनॉमी ठीक करनी है, तो सिर्फ टैक्स के पैसों से या सिर्फ और सिर्फ लोन वगैरह लेकर यहाँ वहां से कर्जे वर्जे लेकर ये काम नहीं हो पाएगा। अगर पाकिस्तान ने अपनी इकोनॉमी ठीक करनी है, अगर पाकिस्तान ने आगे की तरफ बढ़ना है, प्रोग्रेस करनी है, कुछ बेहतरी लानी है, तो उसको ट्रेड भी करना होगा। और ट्रेड करने के लिए जी सबसे पहले जो नाम हम लोगों के जहन में आता है वो जाहिर है कि भारत का आता है। वैसे तो खैर बांग्लादेश के साथ भी कहा जा रहा है कि छोटी मोटी ट्रेड जो है वो पाकिस्तान कर रहा है और कई लोगों का तो खैर ये भी मानना है कि ट्रेड तो भारत के साथ भी चल रही है, मगर छुप छुप के। तो बात सारी ये कि छुप छुप के ना किया जाए बल्कि खुल्लम खुला की जाए, तो फिर ट्रेड जो है वो बेहतर तरीके से हो सकेगी। लेकिन बार कई लोगों का ये दावा है, कई लोग ये क्लेम करते हैं कि जी भारत के साथ पाकिस्तान की ट्रेड जो है वो अभी भी मुकम्मल तौर पे बंद नहीं है और कहीं ना कहीं छोटा मोटा ट्रेड चल रहा है। लेकिन अगर यही ट्रेड कुछ बेहतर तरीके से हो जाए और खुल्लम खुल्ला हो जाए और प्रॉपर तरीके से हो जाए तो डेफिनेटली भारत को इतना फायदा नहीं होगा जितना पाकिस्तान को होगा। वैसे तो हमने एक जमाने में इमरान खान के आने से पहले या 370 वगैरह का जो चला था उससे पहले ये भी देखा
भारत की जो मूवीज हैं वो पाकिस्तान में भी लगा करती थी। पाकिस्तान के जो सिनेमा हॉल्स हैं उसमें भारत की मूवीज भी लगा करती थी, और जिससे पाकिस्तान में रहने वाले बहुत से लोगों को रोजगार मिल गया था, और कई लोग जो हैं वो उस पर बहुत खुश भी थे। और उसके बाद ये 370 हटाई गई, और उसके साथ ही इमरान खान साहब ने कह दिया जी हम भारत के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। ये कह के खान साहब तो जेल में चले गए, और बाकी लोग जो थे हम लोगों के सर के ऊपर पड़ गया एक बार फिर कि महंगाई का बोझ, और जो चीजें हम भारत से ले सकते थे वो भी लेना बंद हो गई। तो जाहिर है कि हमारी तो एक तरह से वाट लग गई। बात हम कर रहे हैं फिल्मों की, आज ज्यादातर फिल्म की बात कर रहे हैं, तो एक बार फिर फिल्म की ही बात करते हैं। और फवाद खान और वानी कपूर की फिल्म जो है वो भी आने वाली है, और उसका नाम जी अब अबूर करके, अबूर गुलाल करके कुछ नाम है। मैं एक सेकंड दोबारा से आपको बताती हूँ। अबीर गुलाल, जी हाँ, फिल्म का नाम है अबीर गुलाल, और मैंने अभी फिर चेक किया है, और अबीर गुलाल नाम है। अब पता नहीं उसको कैसे बोलेंगे, लेकिन बहरहाल तकरीबन 8 साल के बाद जी फवाद खान जो हैं वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में दोबारा काम करते हुए दिखाई देंगे। इससे पहले वो सोनम कपूर और कई दूसरे लोगों के साथ काम कर चुके हैं, और अब तकरीबन 8 साल के बाद, क्योंकि काफी झगड़ा, काफी टेंशन आप जानते हैं कि चल रही थी हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में, तो जी अब 8 साल के बाद फवाद खान की ये फिल्म जो है वो रिलीज होने जा रही है कुछ अरसे में। और कहा यह जा रहा है कि 8 साल के बाद ये मौका मिला है फवाद खान को दोबारा, जो कि भारत में काफी पसंद किए जाते हैं और काफी देखे जाते हैं उनकी। और वानी कपूर की ये फिल्म जो है वो बहुत जल्द जो है आप देख पाएंगे। लेकिन खैर ये टेंशन्स तो चलती ही रहती हैं, लेकिन उसमें आर्टिस्ट को या फिर स्पोर्ट्स वालों को मेरा ख्याल है बीच में नहीं पड़ना चाहिए, और आर्टिस्ट जो है वो साथ काम करते रहे, और जो स्पोर्ट्स वाले हैं वो भी अपना जो भी खेल रहे होते हैं क्रिकेट वगैरह वो खेलते रहे। इस बात को तो खैर मैं सपोर्ट करती हूँ, लेकिन जाहिर है कि उस वक्त काम मुश्किल हो जाता है जब जाहिर है कि भारत की गवर्नमेंट कहती है कि जी जैसे टॉक एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर, तो इसी तरीके से उनका यही कहना है कि आप पाकिस्तान को, कि आप पहले टेरर रोकिए उसके बाद ही बात होगी। अभी फवाद खान की फिल्म की जिक्र फिक्र ही हो रहा है, लेकिन उसके साथ ही आप जानते हैं कि एलओसी के ऊपर भी वायलेशन की बात की जा रही है। पाकिस्तान कह रहा है कि जी हमने तो कुछ किया ही नहीं, हम तो वैसे ही बैठे थे, खामखाई गोलियां चल गई। और दूसरी तरफ भारत कह रहा है कि जी पाकिस्तान ने गोली चलाई थी, और उसके जवाब में, वॉयलेशन करने के जवाब में भारत ने भी फिर फायरिंग की। अब कहा यह जा रहा है दोनों तरफ से, लेकिन पता नहीं दोनों में से कौन सही बता रहा है, इसलिए कि दोनों की तकरीबन एक ही स्टेटमेंट है, लेकिन जिसने भी किया है बहरहाल गलत किया है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन कई बार गलती से भी हो जाता है। मतलब मुझे नहीं लगता कि भारत में जो है वो लोग जो है हर चीज को एकदम आप लोग इशू बना लेते हैं, लेकिन हो सकता है कोई बंदूक बंदूक साफ कर रहा हो, है ना, ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन बहरहाल ये एक नई टेंशन, या कह लीजिए एक नया इशू जो है दोनों कंट्रीज के बीच में है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान तो पहले ही आप लोग जानते हैं कि एक तरफ से टीटीपी वाले अटैक कर रहे हैं, दूसरी तरफ से बीएलए वालों की टेंशन बनी हुई है बलूचिस्तान में। ऐसे में एक फ्रंट और जो है वो मुझे नहीं लगता कि वॉर का खोल देगा पाकिस्तान, क्योंकि इस वक्त हम जाहिर हमारी सारी की सारी फोकस जो है वो या तो बलूचिस्तान पर है या फिर केपीके की तरफ है। और डेफिनेटली हम उसको इस तरह से नहीं ले सकते कि हम बोलें कि जी अब हमने भारत के साथ भी लड़ाई झगड़ा करना है। तो यकीनन इस चीज को थोड़ा सा ख्याल करना पड़ेगा पाकिस्तान के लोगों को भी और बाकी लोगों को भी, कि वो इस तरफ ध्यान दें और नए नए इश्यूज अपने लिए खड़े ना करते चले जाएं। लेकिन बहरहाल इसके ऊपर हम अपडेट तो आपको देते ही रहेंगे। लेकिन खैर फिल्म जो है वो भी बननी शुरू हो गई 8 साल के बाद। लेकिन क्या ये जो नया इशू खड़ा हुआ है कि एलओसी के ऊपर फायरिंग चली है, क्या उसके बाद भी भारत की तरफ से ये कहा जाएगा कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट जो है उनके साथ काम करना चाहिए, या फिर एक बार फिर काम हमें बंद होता हुआ दिखाई देगा? ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा, और इस पर हम आपको अपडेट करते रहेंगे। जी, तो हम बढ़ते हैं आगे, और हम आपको ये भी बताते चलें कि जी जर्मन कॉन्सुलेट कराची ने जो है जी अब इंट्रोड्यूस कराया है कि जो एक नया वेटिंग लिस्ट सिस्टम जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है उन लोगों के लिए जो वीजा एप्लीकेशंस के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि वो जर्मनी के लिए वीजा अप्लाई कर सकें। तो उन लोगों के लिए जी हाँ एक नया वीजा सिस्टम जो है, और वेटिंग के लिए एक नया वीजा वेटिंग सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस कराया है जर्मनी की जो कॉन्सुलेट है कराची में, यानी कि जो जर्मन जो है इंतजार कर रहे होंगे। हमारे बहुत से लोग जो हैं वो जर्मनी या कहीं ना कहीं जाने की कोशिशों में लगे रहते हैं। तो डेफिनेटली
उनके लिए ये एक खबर है, ये एक न्यूज़ है कि अगर आप वहाँ पे कांटेक्ट करेंगे तो उन्होंने कुछ अपने सिस्टम में कुछ नई चीज़ें ऐड की हैं, तो उसके लिए ज़रूर आप पहले मालूमात ले लीजिए और उसके बाद ही जाइए। बहरहाल बात करेंगे एक बार फिर भारत की, बात करेंगे एक बार फिर पीएम मोदी की, और हम आपको ये बताते चलें कि जी इंडिया ने रिसीव किया है $100 बिलियन से भी ज्यादा का रेमिटेंस इस बार। जी हाँ, यानी कि भारत की जो रेमिटेंस है, जो यानी जो भारतीय बाहर रहते हैं, मुल्क से बाहर रहते हैं, वो जो रेमिटेंस भेजते हैं, वो अब जी 100 बिलियन डॉलर तक उसकी रीच जो है वो पहुंच चुकी है। और पाकिस्तान की जो है डेफिनेटली कम होती चली जा रही है, और पाकिस्तान की कम इसीलिए होती जा रही है कि हमारे लोगों को ज्यादातर कंट्रीज में से निकाला जा रहा है, वीजा नहीं दिया जा रहा है। जिनके पास वीजा है और वो चले गए हैं, उनको भी डिपोर्ट किया जा रहा है। हमारे यहाँ से भिखारी ज्यादा जा रहे हैं और काम काज करने वाले कम जा रहे हैं। तो जाहिर है कि इन चीजों को देखते हुए पाकिस्तान में जो रेमिटेंस आ रही है वो अब पहले से भी कम आएगी इस साल। यानी कि ये साल जो चल रहा है 2025, उसमें जो पाकिस्तान में रेमिटेंस रिसीव की जाती है, कहा यह जा रहा है कि वो आम साल यानी कि जो पिछले कई साल गुजरे उसके मुकाबले में कम होगी। उसकी रीजन यही है कि बहुत से पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनको डिपोर्ट किया गया है, बहुत से ऐसे जिन्हें डिपोर्ट किया जाएगा। ना सिर्फ ये कि अमेरिका बल्कि बाकी तमाम कंट्रीज से भी, साथ साथ सऊदी अरब ने भी तरह तरह की और यूएई ने भी तरह तरह की पाबंदियां लगा दी हैं पाकिस्तानियों के ऊपर कि वो वहां जाकर जॉब नहीं कर सकते, जॉब ढूंढ नहीं सकते, और कई तरह की दूसरी रिस्ट्रिक्शंस भी हैं जो पाकिस्तानी सिटीजन्स के ऊपर अप्लाई की जाएंगी। इनको वीजा मिलना या जॉब मिलना जो है वो पहले की तरह आसान, या ऐसा नहीं रहेगा कि वो गए और उन्होंने जॉब कर ली या जॉब मिल गई। अब डेफिनेटली पाकिस्तानी सिटीजन्स को बहुत ज्यादा मुश्किल पेश आएगी, और अगर पाकिस्तान के सिटीजन्स मुल्क से बाहर जाकर काम नहीं करेंगे, या जो मुल्क के बाहर हैं उनको भी अगर उनकी सैलरीज कम कर दी गई या उनको डिपोर्ट कर दिया गया या वापस पाकिस्तान भेज दिया गया, तो डेफिनेटली वो रेमिटेंस जो है जो वो पाकिस्तान में भेजा करते थे या भेजा करते हैं, उसमें एक नुमाया कमी देखने को मिलेगी। ये बात बार बार बताई जा रही है, लेकिन हमारी ना तो गवर्नमेंट इस सिलसिले में कुछ कर रही है और ना ही हमारे लोग जो हैं वो इस सिलसिले में हमें कुछ करते दिखाई दे रहे हैं कि वो लोगों को रोकें या फिर अपनी जो हरकतें हैं जिसकी वजह से बार बार डिपोर्ट किए जाते हैं या उनको रोका जाता है उस चीज से बचा जा सके। दूसरी तरफ भारत है, भारत की रेमिटेंस जो है वो हर साल जो है वो एक साल पहले जो मिली होती है उससे आगे की तरफ हमें बढ़ती हुई, ज्यादा होती हुई ही दिखाई दे रही है, जबकि हमारे यहाँ रेमिटेंस जो है वो कम से कम होती चली जा रही है, जो कि यकीनन एक काफी फिक्र वाली बात है, फिक्रमंद हो जाने वाली बात है, काफी एक प्रॉब्लम जो है वो दिखाई दे रही है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान इस तरफ, जैसे कि हमने पहले कहा, कि कई चीजों में नहीं देख रहा है, जिसमें कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी को भी नहीं देखा जा रहा। यहाँ से जो बार बार भिखारी बाहर पहुंच जाते हैं उन्हें रोकने की जो कोशिश की जा रही है उसमें भी कोई खास कामयाबी या प्रोमिनेंट तरीके से हमें दिखाई नहीं दे रहा कि उसमें कोई फर्क पड़ा हो। तो डेफिनेटली इस वजह से कई कंट्रीज जो हैं वो परेशान है और वो पाकिस्तान के साथ उस तरह से डील नहीं कर रहे जैसे पहले किया करते थे, या पहले पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको जिस तरीके से बाहर जॉब्स मिलती थी, जाया करते थे। अब तो आपने देखा कि कई बार इलीगल तरीके से भी लोग निकलने की कोशिश करते हैं, यूरोप पहुंचने की, और वहां पे जाकर रुक जाने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी मेन रीजन यही है कि पाकिस्तान के अपने हालात जो हैं वो खराब से खराब होते चले जा रहे हैं। कभी अफगानिस्तान का नाम लगा दिया जाता है, तो कभी भारत का, तो कभी किसी और का नाम लगा दिया जाता है कि जी उनकी वजह से हम जो है वो काम नहीं कर पा रहे या उनकी वजह से हम टेररिज्म को फेस कर रहे हैं। जबकि असल बात ये कि हमने जिस तरीके से पहले टेररिज्म को सपोर्ट किया या हमने ऐसे लोगों को सपोर्ट किया जो गलत काम करते थे, टेररिज्म फैलाते थे, हमने उनको अपना हीरो बनाया। हमने उनको कभी फ्रीडम फाइटर का नाम दिया, कभी हमने उनको जिहादी का नाम दिया और कभी कुछ का। तो अब वही चीजें हमारे अपने गले पड़ना शुरू हो गई हैं। अब उसमें से पाकिस्तान कैसे निकलेगा बहुत मुश्किल लगता है, इसलिए कि जो मैंने कई बार कहा है कि जो पहले 10 ग्रुप थे अब वो 10,000 बन गए हैं। तो अब उनमें से आप कैसे और किस किस को पकड़ेंगे, और जब तक सीरियसली उसके ऊपर काम नहीं होगा, और सीरियसली काम कैसे होगा, इसलिए कि बहुत से तो हाई प्रोफाइल्स ऐसे हैं जो इस तरह के लोगों को ना सिर्फ ये कि सपोर्ट करते हैं बल्कि अभी तक वो उसी माइंडसेट के साथ रह रहे हैं कि पाकिस्तान में इस तरह के लोग होंगे तो पाकिस्तान बचा रहेगा, या इस तरह के लोग होंगे तो हम दुनिया को डरा धमका सकेंगे। और शायद यही चीजें लेकर अभी तक हम चलते जा रहे हैं। वरना अगर इसके ऊपर सीरियसली काम हुआ होता, ऐसे लोगों को अरेस्ट किया गया होता या ऐसे लोगों के ऊपर कोई निशाना रखा गया होता, कोई सजा दी गई होती, तो शायद
पाकिस्तान की हालत बेहतर हो जाती। पाकिस्तान के लोगों को क्या, मैं कहती हूँ दुनिया में किसी जगह भी किसी को शौक नहीं होता है कि वो भीख मांगे, लेकिन जाहिर है आपने लोगों की हालत वो कर दी है, लोगों से घर नहीं चलाए जा रहे, उसके साथ साथ एक तरह से ये माफिया भी एक बन गई है, जो कि इस तरह के लोगों को ना सिर्फ ये कि फैसिलिटीज देते हैं, बल्कि उनको दूसरी देशों में या दूसरी कंट्रीज में पहुंचा भी देते हैं ताकि वो वहां पर भीख मांग सके। वरना आप खुद सोचिए कैसे कोई भिखारी जो है वो वीजा अप्लाई कर देगा, वीजा ले लेगा, जहाज का टिकट ले लेगा, होटल स्टे ले लेगा, या कुछ भी जो वहां जाने की जितनी भी आपको चीजें चाहिए होती हैं, जो डिटेल्स एक लंबी लिस्ट है जो कि आपको प्रोवाइड करनी होती है एम्बेसी को, वो सब वो कैसे प्रोवाइड कर पाते हैं। यकीनन इसके पीछे कोई ना कोई ऐसा है, कोई ऐसी हाई प्रोफाइल या कह लीजिए ऐसे मजबूत लोग हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं, लोगों को वहां पे इस तरह से गलत तरीके से पहुंचाकर भीख मांगने का काम कर रहे हैं। वरना कोई आम भिखारी तो मुझे नहीं लगता कि वो इतने स्मार्ट होते हैं या उनको इतना उनके पास पैसा होता है, क्योंकि यहाँ से जाने के लिए तो आपको होटल स्टे भी दिखाना पड़ता है, आपको रिटर्न टिकट भी दिखाना पड़ता है, आपको बैंक स्टेटमेंट भी दिखाना पड़ता है, जो कि आपका कुछ बेहतर होना चाहिए और ऐसा जरूर होना चाहिए जिससे कि एम्बेसी को ये लगे कि आप वहां जाकर अपना खर्चा उठाने के काबिल हैं और वापस भी आ जाएंगे। लेकिन अगर इनमें से कोई चीज भी ये भिखारी जो है जिनको वहां भेजा जा रहा है, अगर वो प्रोवाइड कर पा रहे हैं और वीजा ले पा रहे हैं, तो डेफिनेटली उसमें किसी और का हाथ, मुझे लगता है किसी और का हाथ, क्या पांव, गर्दन, कान, नाक सब लगता है। तो इसमें मुझे लगता है कि कोई और ही चक्कर है जिसकी वजह से ये लोग ना सिर्फ ये कि वीजा ले पा रहे हैं, बल्कि वहां पर पहुंच भी रहे हैं और वहां जाकर भीख मांगने का सिलसिला तो खैर है ही, लेकिन उसके साथ साथ और डिफरेंट किस्म के क्राइम्स जो हैं उसमें भी गल्फ कंट्रीज के लोग शिकायत कर रहे हैं पाकिस्तानियों की, और कह रहे हैं कि जी चाहे चोरी हो, डकैती हो या कोई भी तरह का क्राइम हो, उसमें 50% जो है वो पाकिस्तानी ही पाए जा रहे हैं। तो जाहिर है इस वजह से बहुत से कंट्रीज ने पाकिस्तान के ऊपर कई तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं, जिसमें वीजा वगैरह मिलना भी जो है वो मुश्किल हो गया है और मजीद सख्ती बढ़ती जा रही है। इसी वजह से पाकिस्तान की रेमिटेंस जो है, जो पहले आया करती थी, अब वो नहीं आएगी। लेकिन उसके साथ साथ भारत में रेमिटेंस बढ़ती जा रही है। अब आप उसमें जो मर्जी कह लीजिए, बुरा भला कह लीजिए, कह दीजिए कि ये तो भारत ने किया, यानी आपके लोग बाहर जाके भीख मांगे, आप कम से कम उसके ऊपर तो आप भारत का नाम नहीं लगा सकते। उसमें तो आपको अपने आप को ही कहना पड़ेगा, अपने आप को ही इल्जाम देना पड़ेगा, कि अपने ऊपर ही एलिगेशन लगानी पड़ेगी कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान के हालात खराब है, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी खराब है, पाकिस्तान में सिक्योरिटी सिस्टम ठीक नहीं है, और जो कुछ भी हो रहा है उसमें रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के ही लोग हैं, पाकिस्तान के ही वो इदारे और वो पॉलिटिशियन और वो गवर्नमेंट्स हैं जो मुल्क को चलाते हैं, वो पॉलिसी मेकर्स हैं जो कभी ऐसी कोई पॉलिसी ला ही नहीं सके जिससे कि 77 ईयर्स में पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर होती, पाकिस्तान के लोगों की भी कोई इज्जत होती, ग्रीन पासपोर्ट भी कोई रखना चाहता है। यहाँ तो हाल ये है कि लोग कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से मुल्क से बाहर चले जाएं और जाते के साथ ही सबसे पहला काम ये हो कि वो अपना पासपोर्ट जो है उसको चेंज करवा सकें। अगर आपने मुल्क की ये हालत कर दी है तो उसके लिए अपने आप को ही इल्जाम दीजिए और उसके बाद सोचिए कि आगे आपने इस मुल्क को कैसे चलाना है और हालात को कैसे सही करना है। बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत जल्द फिर मिलेंगे। थैंक यू।